हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मेरी यही दुआ है, फिट रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। आज क्लास 12 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का 6th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर है 3.6। इससे पहले वाले लेक्चर 3.5 में आपने 3 डेरिवेशन किए। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन ड्राइव किया, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन ड्राइव किया, और ओम्स लॉ को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले से ड्राइव किया। आज उसके आगे करेंगे। तो आगे का जो टॉपिक है, एक छोटी सी डेफिनेशन है, पहले वो डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा और उससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बाद आगे का टॉपिक करवाएंगे। तो जो डेफिनेशन है वो है मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर। किसी भी मेटालिक कंडक्टर की अगर बात करें तो उसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चार्ज कैरियर किसे बोल रहे हैं? जिनकी वजह से उस मटेरियल में करंट फ्लो करता है, यानी कि हम बोलते हैं इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसकी बात कर रहे हैं। तो मोबिलिटी को हम सिंबल म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो के बराबर होती है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मैं बोल रहा हूं, नोट करना। मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, आपको डेरिवेशन कराया गया, आपको बताया गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, कैसे ड्राइव करते हैं, उसका एक्सप्रेशन वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो के बराबर होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के रेशियो के बराबर होती है। तो ये तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन है मैं वो आपको बता दूंगा। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अगर इसकी यूनिट देखें तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की इस फॉर्मूले से E = V/L, पोटेंशियल अपॉन लेंथ या डिस्टेंस के फॉर्मूले से यूनिट क्या आती है? वोल्ट। ऊपर पोटेंशियल है, नीचे डिस्टेंस या लेंथ है, तो मीटर हो गई, तो वोल्ट पर मीटर। अब क्या हो गया? इसकी यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। नीचे से m ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर -1 है तो +1 हो जाएगा। ये क्या m, ये क्या m, ये तो m स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। ये इसकी SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी। SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी हो गया। बात समझ में आया? अब इसकी एक प्रैक्टिकल यूनिट भी होती है। जो प्रैक्टिकल यूनिट है मोबिलिटी की, वो है आपकी प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मोबिलिटी। बस आपको क्या करना है, मीटर को हटा के इसकी जगह लिख देना है सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी ये दोनों का एज इट इज पर वोल्ट पर सेकेंड। दिस इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मोबिलिटी। प्रैक्टिकल का मतलब प्रैक्टिकली जब मोबिलिटी की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पर वो इस यूनिट को यूज करते हैं, वो प्रैक्टिकल यूनिट। तो किसी की प्रैक्टिकल यूनिट का मतलब तो एक तो ऐसा ही बन गई, लेकिन जब ऑन ग्राउंड आप वर्क कर रहे हो, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस समय आप किस यूनिट को यूज कर रहे हो, दैट इज नोन एज प्रैक्टिकल यूनिट। बात समझ में आ गया? ये चीज होती है प्रैक्टिकल। तो एक छोटी सी डेफिनेशन थी। अच्छा, अब इस पे जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताया था। आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा, VD = E/τ अपॉन m। दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
अब आप क्या करो, इस Vd की जगह पर ये फॉर्मूला पुट कर दो, तो आपका मोबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सारी फिजिकल क्वांटिटी बता दिया। तो आप इस जो Vd की वैल्यू है यहां पुट कर दो तो क्या जाएगा, E स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन m, तो ये हो गया, और डिनोमिनेटर में ये लिखा, ये लिख दिया, इससे कट गया। तो ये आपका मोबिलिटी का एक और फॉर्मूला आ गया, E टाउ अपॉन m। अब अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसका चार्ज तो सेम रहना है, मास भी सेम रहना है, हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम, हर इलेक्ट्रॉन का मास सेम। इसका मतलब ये मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई टाउ के, यानी कि ये रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, अब ये तो आपने कर लिया, ये जब आपको समझ में आ गया, अब आप समझे क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर किसी वायर या किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आप बताओ उस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी मोबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो कांस्टेंट रहेगी, वो इंक्रीज करेगी, वो डिक्रीज करेगी, ये आपको बताना है क्या होगा, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी या कांस्टेंट रहेगी। तो जब आपको ये रिलेशन अगर आपको पता है तो आपको मैंने ये भी बताया है कि मैंने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाउ जो होता है रिलैक्सेशन टाइम, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपसे क्या बोला, टेम्परेचर बढ़ा तो मोबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। अब रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो मोबिलिटी कम हो जाएगी। आंसर क्लियर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर मोबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए, और अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाएगा तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी। ये एक क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड, तो इसको आप याद रखना, ठीक है। तो डेफिनेशन बता दिया मैंने मोबिलिटी की, उसकी एसआई यूनिट, उसकी प्रैक्टिकल यूनिट, उसका फॉर्मूला। अब इसको रब कर देते हैं, इसके आगे टॉपिक करवाएंगे, एक एक चीज करवाऊंगा मैं, समझ में आया, हर चीज बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बस क्या करना है, लगे रहना है, लगे रहो, तभी बनेगा काम, बात समझे। अब क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। अब आपको ये देखना है कि अलग अलग मटेरियल का टेम्परेचर जब हम चेंज करते हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसा इफेक्ट पड़ता है, उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है या उनकी रेजिस्टिविटी कम होती है या उनकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है, ये देखना है। बात समझ में आया, ये आपको देखना है। अच्छा, इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, तो वो मैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एक फॉर्मूला भी मैं इसमें करवाऊंगा, उसका डेरिवेशन नहीं आता, डायरेक्ट फॉर्मूला है और उसको उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है, लेकिन मैं आपको उसका डेरिवेशन भी करवा दूँ, छोटा सा डेरिवेशन, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने 11th क्लास में थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा होगा, उसमें थर्मल एक्सपेंशन में आपने 3 टाइप के एक्सपेंशन पढ़े होंगे, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अगर वो 3 एक्सपेंशन आपने पढ़े तो उसी जैसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं समझ में आया तो ये समझ में आया, ऐसा कुछ नहीं, वो नहीं आया, नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, ये यहाँ पढ़ोगे तो समझ में आएगा। जो चीज़ आप पढ़ेंगे वो आपको 100% समझ में आएगी। समझ में आया, बी पॉजिटिव, ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना, ब्लड ग्रुप नहीं बता रहा किसी का, बस बी पॉजिटिव, इधर क्लियर हुआ। अब क्या है, वो फॉर्मूला क्या है उसको समझ। हमने क्या किया कि यहाँ पर एक मटेरियल लिया जिसकी रेजिस्टिविटी ρ1, एक मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी ρ1, हम कोई ये नहीं बोलेंगे कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी ρ1 है, इंसुलेटर, भाई रेजिस्टिविटी हर मटेरियल की होती है, हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है, हर मटेरियल की रेजिस्टेंस होती है, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे वो एलॉय हो, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए हम कहेंगे मटेरियल उसकी रेजिस्टिविटी ρ1 है और तब उसका टेम्परेचर कितना है T1, तब उसका टेम्परेचर कितना है T1।
अब उस मटेरियल का टेम्परेचर T1 से हो गया T2। टेम्परेचर कितना हो गया? T1 से T2। अब जब टेम्परेचर T1 से T2 हो गया तो रेजिस्टिविटी हमने मान लिया ρ2। टेम्परेचर चेंज किया, टेम्परेचर ने चेंज किया। अब चाहे वो इंक्रीज कर दिया और डिक्रीज कर दिया, हमें उससे कोई मतलब, हम तो कह रहे हैं टेम्परेचर पहले था T1, अब कर दिया T2। तो जब T2 कर दिया रेजिस्टिविटी होगी ρ2। इतना समझ में आ गया? T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी ρ1, T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी ρ2। तो कहा चेंज इन रेजिस्टिविटी क्या होगा? ρ2 माइनस ρ1। डिफरेंस कर दिया तो ये कहलाएगा चेंज इन रेजिस्टिविटी। इन दोनों का डिफरेंस चेंज ही तो कहलाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल कि मान लो यहाँ पर पहले इसकी वैल्यू थी 10 ओम मीटर। अब मैं मान लिया, सपोज कर रहे हैं, ऐसा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी। अब हमने कहा मान लो हो गई 12, ρ2 की वैल्यू हो गई 12, तो हमने कहा 12 माइनस 10 तो आ गया 2। तो 2 क्या है? चेंज ही तो हुआ, पहले 10 थी अब 12 हो गई, तो 2 का ही तो डिफरेंस है वही। तो कहा चेंज इन रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टिविटी। कहा जो चेंज आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल रेजिस्टिविटी के होता है। इनिशियल रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, इनिशियल रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो चेंज भी ज्यादा होगा, इनिशियल रेजिस्टिविटी कम होगी तो चेंज भी कम होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये चीज। अब इसके बाद हमने लिखा जो चेंज इन रेजिस्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन टेम्परेचर के। चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को हमने लिख दिया चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। ये चेंज इन टेम्परेचर हो गया, T2 में से T1 को माइनस कर दिया। उसके बाद क्या किया? इन दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों इक्वेशन को। इसको अगर फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान लो, तो दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या हो गया? ρ2 माइनस ρ1। ठीक है, रोना रोना कुछ नहीं है। ρ2 माइनस ρ1, कहीं तो ρ2 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ρ2 माइनस ρ1, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया ρ1 और क्या कर दिया? T2 माइनस T1। अब आपको पता है जब भी कभी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं भाई? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो ये कांस्टेंट हमने लगा दिया। अरे बच्चों को लग रहा होगा सर ने फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दिया गलती से। नहीं 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 नहीं, गलती से नहीं लगाया, सही लगाया। गलती से नहीं लगाया, सही लगाया। ये देखो, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है अल्फा, इसे क्या बोल रहे हैं? अल्फा। इसलिए थोड़ा सा इसका शेप चेंज कर रखा देखो ऐसे। अगर आप देखो ध्यान से, इसका शेप थोड़ा सा चेंज दिख रहा होगा, ये चीज। तो दिस वन प्रोपोर्शनैलिटी का साइन और ये आपका अल्फा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये आ गया। अब क्या होता है? हमारा फॉर्मूला बन जाता है अल्फा इक्वल्स टू, ये यही रहने दिया, ये राइट हैंड साइड को इसको डिनोमिनेटर में ले आए तो क्या हो जाएगा? ρ2 माइनस ρ1 डिवाइडेड बाई ρ1 T2 माइनस T1। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया किसका? अल्फा का, यानी कि अल्फा का फॉर्मूला बन गया अल्फा का। अब इसकी यूनिट क्या होगी? सबसे पहले तो यूनिट की बात करेंगे तो वो चेंज इन रेजिस्टिविटी ρ2 माइनस ρ1। तो आप खुद सोचो इसकी तो यूनिट क्या होगी? ओम मीटर, क्योंकि क्या होता है अगर लेंथ है मान लो 10 मीटर, एक बात समझ रहे हैं 10 मीटर, इसमें से माइनस करा 7 मीटर तो आएगा क्या? 3 मीटर। एक ही बार तो यूनिट लिखते हैं हम, ऐसे थोड़ी मीटर लिख देंगे 2 बार। 10 मीटर में 7 माइनस करा 3 मीटर। तो इसी तरीके से ρ2 में से ρ1 जब डिफरेंस करोगे तो एक ही बार यूनिट लिखोगे ओम और मीटर, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? ओम मीटर। और इस टेम्परेचर डिफरेंस की क्या हो जाएगी? या तो सेल्सियस होगी या केल्विन होगी। तो ये तो इससे कट जाएगा। यहां अगर सेल्सियस आ गया, डिग्री सेल्सियस, या क्या आ गया? और केल्विन, इन दोनों में से कुछ होगा, या तो डिग्री सेल्सियस में दे रखा होगा या केल्विन में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन। ये हो गई पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। ये क्या हो गई? अल्फा की एसआई यूनिट। क्या हो गई? एसआई यूनिट ऑफ, मैं लिख देता हूं एसआई
यूनिट ऑफ एल्फा, ऐसा यूनिट ऑफ एल्फा क्या होगी, पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। इस एल्फा को क्या बोलते हैं, एल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एल्फा को बोलते हैं। बात समझ में आया। अब एल्फा की डेफिनेशन क्या होगी, मान लो आ जाता है डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो मैं इसको जो बोल रहा हूं आप उस डेफिनेशन को नोट करें, ठीक है, और उसके बाद मैं आगे कराऊंगा। देखो, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टिविटी, चेंज ही तो हो रहा है, √2 माइनस चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टिविटी, इनिशियल रेजिस्टिविटी से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बोले, पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टिविटी, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। बात समझना, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि टेम्परेचर सेल्सियस में चेंज हो रहा है या डिग्री में, हमने बोला पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अब वो सेल्सियस में भी हो सकता है, वो केल्विन में भी हो सकता है। तो डेफिनेशन समझ में आ गया, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एज इट इज। जैसे मैंने बोला लिख दो, ठीक है, एक दो बार और सुन लो, उसको लिख दो। तो ये अल्फा की डेफिनेशन हो गई, ये अल्फा की एसआई यूनिट हो गई। अब अल्फा से रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अल्फा, ठीक है ना, ठीक है। अब ये जब आपका हो गया तो मैं इसको इधर देखो, अब क्या होगा, एक फॉर्मूला हम ऐसे ही और बना सकते हैं। अब दूसरे फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख देता हूं, जैसे ही आपने लिखा तो मैंने लिखा यहां पर एल्फा इक्वल्स टू, बिल्कुल सेम, रो को हटा देना, क्या कर देना है, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 ब्रैकेट T2 माइनस T1। ये एक फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला हमारा बन गया किसकी टर्म में, रेजिस्टेंस की टर्म में। ये अल्फा का फॉर्मूला था रेजिस्टिविटी की टर्म में, ये अल्फा का फॉर्मूला है रेजिस्टेंस की टर्म में। तो जब ये फॉर्मूला हमारा रेजिस्टिविटी की टर्म में था तो हमने अल्फा को क्या बोला, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस की टर्म में तो हम इसे क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अल्फा को क्या बोलेंगे हम, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बात समझ में आया। तो इस अल्फा को क्या लिख लेना आप, टेम्परेचर, शॉर्ट में लिख दिया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बात समझ आ गई। इस पर न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, इस पर भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो आप इसको ध्यान रखें, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया, ठीक। अब क्या है, अब इसी से रिलेटेड मैं आपको आगे करवाऊंगा, मेरा पढ़ता आप नोट कर लें फटाफट। हाँ, अब क्या करना है आपको, इसको मैं आगे अभी आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे ग्राफ, इसमें ग्राफ भी है, तो वो ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है और कैसे बनाना है वो देखना, ठीक है। तो पहला ग्राफ है, आपको ग्राफ बनाना है और फिर उसके बाद जब मैं ग्राफ बनवा दूंगा तो उसके बाद मैं आपको ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया इसके अकॉर्डिंग आपको जितने ग्राफ बनाए हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बताऊंगा, इस फॉर्मूले से रिलेटेड भी बताऊंगा। तो पहला आपको बनाना है मेटल्स के केस में रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो किसी मेटल की रेजिस्टिविटी पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि मेटल की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी,
ठीक है, तो वो आपको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आपने क्या करा यहाँ पर, ये देखो, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, ये आपकी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगी, और टेम्परेचर आपका किसमें, ये लिख दिया के का मतलब टेम्परेचर केल्विन। ठीक है, और ये हमारा वर्टिकल लाइन हमने बना दिया, और ये हमारा वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेजिस्टिविटी, ये रिप्रेजेंट करी रो को। इतनी बात आगे समझ। तो यहां पर क्या करा हमने, यहां से स्टार्ट करा, इस तरीके से कर्व बनाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ये जो अंदर ग्राफ बनाते ये कभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की रेंज से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मतलब इस तरीके से अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये ग्राफ जो है इतनी ही एरिया में नहीं, ऐसा नहीं कि हमने इसको आगे प्रोसीड कर दिया, ये ध्यान रखेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका बन गया किसका, मेटल्स का। मेटल्स का रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बन गया। ये ग्राफ ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, रेजिस्टिविटी मेटल्स की शार्पली बढ़ती जाएगी। अब ये वर्ड शार्पली क्यों वर्ड बोला, देखो अगर हम ऐसा ग्राफ बनाते, बात समझना थोड़ा, टेम्परेचर ये हो गया, रेजिस्टिविटी, अगर हम इसे सीधा बना देते तब भी यही बात थी कि टेम्परेचर, भाई यहाँ पे टेम्परेचर कुछ है इस पॉइंट पर, तो रेजिस्टिविटी इस पॉइंट पर कुछ होगी। आगे अगर ए पॉइंट की जगह मैं बी पॉइंट ले लूँ तो बी पॉइंट का टेम्परेचर ए पॉइंट से ज़्यादा हो गया, ये टेम्परेचर ऑफ ए पॉइंट एंड टेम्परेचर ऑफ बी पॉइंट। तो बी पॉइंट का टेम्परेचर आपको दिख रहा है ए से ज़्यादा, आपको कैसे, भाई लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जितना लेफ्ट टू राइट जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टेम्परेचर को, और वर्टिकल लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रही है, रेजिस्टिविटी को। तो ए पॉइंट का टेम्परेचर से ज़्यादा बी पॉइंट का, और ए पॉइंट पर रेजिस्टिविटी अगर रो ए है तो बी पॉइंट की कितनी है, रो बी। तो किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, बी पॉइंट की, क्योंकि जितना ऊपर जाओगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। इधर रेजिस्टिविटी कम, इधर और ज़्यादा, इधर और ज़्यादा, इधर और इस पॉइंट पर और ज़्यादा, ऐसे करके बढ़ती है। तो हम ये देख रहे हैं इस केस में भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर ग्राफ समझना, यहाँ पर ग्राफ ऐसे बेंड होता जा रहा है, यानी कर्व हो रहा है, कर्व हो रहा है। कर्व का मीनिंग क्या है, कर्व से क्या, अब एक चीज और समझो, बिल्कुल समझ में आया। अभी मैं एक और ग्राफ बना देता हूँ, ये हमारा हो गया टेम्परेचर और ये हो गया रेजिस्टिविटी। अगर मैं ये ग्राफ ऐसा बना दूं तो इससे क्या बदल रहा है, इससे बदल रहा है, हमने दो पॉइंट लेना है इसको, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, एक पॉइंट लिया ए एक पॉइंट लिया बी। ए पॉइंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर टी ए है और बी पॉइंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर टी बी। अब टी बी टी ए से ज़्यादा है, नहीं बी पॉइंट का टेम्परेचर ए से ज़्यादा है, पर ए पॉइंट पर रेजिस्टिविटी कितनी है, रो, और बी पॉइंट की कितनी, वो भी रो, क्योंकि दोनों पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे एक ही पॉइंट पे तो आ रही है। यानी कि ये ग्राफ ये बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। ये ग्राफ ये बता रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। तो इस ग्राफ के अगर स्लोप की बात करें तो इसका तो स्लोप जीरो है, ये तो सीधी पैरेलल लाइन है। भाई अगर ऐसी लाइन है तो उसका कोई स्लोप थोड़ी बोला जाएगा। अब ये ऐसी लाइन बना दी तो उसका स्लोप हो गया, क्योंकि यहां से आप बच्चा बिठाओगे तो इस पर फिसलता हुआ आएगा, कहते हैं फिसल पट्टी में बिठा दिया तो भाई यहाँ बिठाया फिसलता हुआ आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, क्योंकि स्लोप है। इधर बिठा दोगे तो अपने आप कैसे चले जाएगा ही नहीं, सीधा फर्श पे बिठा दे तो अपने आप थोड़ी खिसकता हुआ चला जाएगा अपने आप आगे। यहाँ पे बिठा दो स्लिप करता नीचे आ जाएगा, तो हमें स्लोप है। तो यहाँ पर स्लोप है, यहाँ पर स्लोप नहीं, तो हम स्लोप नहीं तो हम क्या बोला है, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। स्लोप है तो रेजिस्टिविटी में चेंज आ रहा है। पर अगर इसकी बात करें, ये तो ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जाने पे क्या हो जाएगा, ये तो स्लोप और बढ़ता जा रहा है। खुद सोचने वाली बात है, अगर यहाँ पर ऐसे देखेंगे तो ऐसे स्लोप आगे बढ़ता जा रहा है। इस ग्राफ में जितना आप आगे जाते आ रहे हैं स्लोप बढ़ता जा रहा है। और स्लोप क्या बताता है, स्लोप ये बता रहा है कि टेम्परेचर के साथ कैसे रेजिस्टिविटी में चेंज आ रहा है। तो ये ग्राफ ये बता रहा है कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी तो चेंज हो रही है, लेकिन शार्पली चेंज हो रही है, यानी बहुत तेजी से बढ़ रही है। रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। बस तो हम क्या बोलते हैं कि मेटालिक कंडक्टर का जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनकी रेजिस्टिविटी शार्पली बढ़ती है, क्योंकि इस लाइन का स्लोप बढ़ता जाता है। इसको प्रूव भी किया जा सकता है स्लोप के अकॉर्डिंग एंगल निकालकर, लेकिन वो कुछ नहीं करना।
आपको जरा समझ में आएगी इस तरीके से कर्व बना, बात समझ में आया। इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें भी टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, इसमें भी टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन क्या हो रहा है इसमें डिफरेंस देखो, वैल्यू के अकॉर्डिंग बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें 10 डिग्री पर रेजिस्टिविटी है 5 ओम मीटर, अब यूनिट तो आपको पता है ओम मीटर, तो मैं रेजिस्टिविटी बोलूंगा। तो 10 डिग्री यानी कि सेल्सियस में हो या केल्विन में, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं। हमने कहा जब टेम्परेचर 10 है तो रेजिस्टिविटी 5 है, जब टेम्परेचर 20 हो गया तो रेजिस्टिविटी 10 हो गई, जब टेम्परेचर 30 हो गया तो रेजिस्टिविटी 15 हो गई, टेम्परेचर 40 हो गया तो रेजिस्टिविटी 20 हो, ऐसे चल रही है। पर इसमें पता क्या होगा, इसमें क्या होगा, जब टेम्परेचर 10 होगा तो रेजिस्टिविटी 5, जैसे ही टेम्परेचर 20 हुआ तो रेजिस्टिविटी 5 से 10 नहीं होगी, रेजिस्टिविटी 5 से 15 हो जाएगी, कितनी बढ़े 15। फिर जब टेम्परेचर 20 से 30 हुआ तो पता चला 15 से हो गई वो 40। तो यहां आप क्या देख रहे हो, 10 डिग्री बढ़ रहा टेम्परेचर, इक्वल अमाउंट में 10, तो जो रेजिस्टिविटी उसमें वेरिएशन भी कैसा आ रहा है 5 का वेरिएशन। पर इसमें क्या होगा, इसमें पहले 10 पे बढ़ने पे अगर मान लो 5 यूनिट बढ़ी रेजिस्टिविटी, तो दूसरी बार 10 बढ़ने पर पता चला 15 यूनिट बढ़ गई, तीसरी बार 10 बढ़ने पर पता चला 30 या 40 हो गई। इस तरीके से इसमें जो इस केस में जो वेरिएशन है वो तेजी से आएगा, ऐसा नहीं कि हर बार अगर 10 डिग्री बढ़ाया टेम्परेचर तो 5 यूनिट ही रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, ऐसा 5 ऐसा करके, मतलब सेम अमाउंट में नहीं होगी, हर बार टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम रहेगा वो, यानी कि 10 का डिफरेंस कर रहा है, लेकिन रेजिस्टिविटी का जो वेरिएशन है वो पहले से ज्यादा होता जाएगा हर बार में। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो यहां हम बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी शार्पली बढ़ती है, शार्पली बढ़ने का मतलब ये मतलब तेजी से एक होता बढ़ना, एक होता तेजी से बढ़ना। पहली बार 10 डिग्री बढ़ाया तो 5 यूनिट बढ़ा, दूसरी बार 10 बढ़ा दिया तो मतलब 15 यूनिट बढ़ गया, एंड सो इतना क्लियर हुआ। ये हो तो ये मेटालिक कंडक्टर हो गया। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अब रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो भाई रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। रेजिस्टिविटी को ही हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, पढ़ा नहीं पड़ा, रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। और जब रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन होती है तो क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, वो एक तरीके से रेजिस्टेंस ही तो है। तो आप ही समझना, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको मेटालिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ आ जाए तब भी आप ऐसे ही बनाना है। बस आपको क्या करना है, रो के प्लेस पर क्या लिख देना है, आर कर देना। रो के प्लेस पे क्या कर देना है आपको, आर, जैसे यहां से हटा दिया और ये आर कर दिया। टेम्परेचर बढ़ा रहा है, रेजिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अभी बात तो रेजिस्टिविटी कर रहे हैं तो यहाँ पे रो रहने देते हैं। ये मेटल हो गया। अब बात करते हैं हम एलॉय दूसरा। अच्छा एक चीज और बता दूं, मेटल में देखो, मेटल में बहुत सारे मेटल्स हैं, लेकिन आप अगर 12th क्लास के अकॉर्डिंग देखोगे, फिजिक्स के अकॉर्डिंग, केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो फिजिक्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको सिर्फ 4 मेटल्स बुक में मिलेंगे। जिस क्वेश्चन होंगे उनमें 4 ही होंगे मिले, और 4 में भी 2 ही बता रहा हूँ सबसे ज्यादा, 4 में भी 2 ज्यादा मिलेंगे। पता कौन से, कॉपर एल्युमिनियम और सिल्वर और गोल्ड। तो सिल्वर गोल्ड कम मिलेंगे, कॉपर एल्युमिनियम। तो ये ध्यान रखना, कॉपर एल्युमिनियम आपको पहले से पता है ये क्या है, मेटल्स। सिल्वर गोल्ड भी मेटल है। तो आपको यही 4 मिलेंगे, 4 में 2 कॉपर एल्युमिनियम सबसे ज्यादा मिलेंगे। कहीं क्वेश्चन दे रखा होगा तो कॉपर दे रखा होगा या एल्युमिनियम दे रखा होगा, कॉपर या एल्युमिनियम। सिल्वर गोल्ड भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोला, बस ये 4। वैसे तो बहुत सारे लेकिन 4 ही मिलेंगे। तो उसमें आपको क्या, आपको याद करने में आसानी, जहां ये 4 आ गए तो आपको दिमाग में रखना है कि ये क्या है, मेटल्स, कंडक्टर की बात कर रहे हैं। समझ में आ नहीं आया, ठीक। अब इसी तरीके से हम बात करें एलॉय की। अब अगर एलॉय की बात करें रेजिस्टिविटी की, तो इसका तो समझ गए आप। इसका स्टेटमेंट क्या लिखोगे, अगर आपसे पूछते हैं मेटल्स के बारे में कि मेटल की रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन, तो आप क्या लिखोगे, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स शार्पली इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट याद रखना, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स शार्पली इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये मेटल का हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं एलॉय की। हम बात कर रहे हैं एलॉय की।
एलॉय। तो एलॉय का ये हमने टेम्परेचर ले लिया, ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, ये हमारा केल्विन में टेम्परेचर हो गया, हमने के लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया केल्विन में, और ये आपकी रेजिस्टिविटी है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रही, ऊपर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, हॉरिजॉन्टल अलोंग टेम्परेचर। इस पर इस तरीके से बना, ये इसको ज़्यादा स्लोप नहीं करना है, इस तरीके से नहीं बनाना जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बनाना, ये ध्यान रखना। इसका स्लोप ज़्यादा हो गया, इसका स्लोप कम है, तो आपको इस तरीके से बनाना। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ ये बताता है कि जो एलॉय हैं उनका भी अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी भी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। लेकिन मैंने जो पॉइंट आपको से बताया, इसमें ग्राफ ऐसे क्या ऐसे जा रहा है, पैराबोला ऐसा बना है, इस तरीके ऐसे कर्व जा रहा है। तो जो ये कर्व जा रहा है ये बता रहा है कि मेटल की रेजिस्टिविटी शार्पली बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, पर इसमें बढ़ रही है लेकिन तेजी से नहीं बढ़ रही है। तो हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज वीक टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं? वीक टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर पे डिपेंड तो करती है लेकिन वीक टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी लेकिन तेजी से नहीं बढ़ेगी। तो इस ग्राफ को आपको याद रखना है। अब देखो बात क्या है, जैसे एलॉय की बात कर रहे हैं, एलॉय तो एलॉय भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप ध्यान रखना दो एलॉय सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, जिन पर आपको क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। कौन से दो एलॉय? एक है आपका मैग्नीन, एक है मैग्नीन और दूसरा है कॉन्स्टेंटाइन। ये मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन दो एलॉय हैं। अगर हम मैग्नीन की बात करें तो ये जो मैग्नीन है ये आपका कॉपर प्लस निकेल प्लस मैग्नीज, इन तीन का कॉम्बिनेशन, इन तीन का क्या है? ये एक मिक्सचर, तीन चीजें मिली है, कॉपर निकेल और मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं बोला, मैग्नीज, इन तीन के कॉम्बिनेशन से बना इसकी कंपोजिशन। और अगर हम कॉन्स्टेंटाइन की बात करें तो इसमें हमारे सिर्फ दो ही हैं, कॉपर और निकेल। बात समझ आए? तो ये दो आप याद रखें कि एलॉय मैंने बताया बहुत सारे, मगर ये दो आपको मिलेंगे। अब आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे मीटर ब्रिज और व्हीट स्टोन, मीटर ब्रिज हो गया और आपका पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, जब आप उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका जो वायर लगा होगा वो इन्हीं मटेरियल का लगा होता है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन। और वो क्यों लगा होता है इन मटेरियल का, उसका आंसर मैं अभी आपको इसी लेक्चर में दूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर मैं इसी लेक्चर में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो ये आपके एलॉय हो गया, बहुत हो गया, इन दोनों को आप याद रखना। अब तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा हमारा हो गया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आपने छोटी क्लास में यानी कि 9th में पढ़ा होगा, जिसको आप बोलते थे 9th में मेटलॉइड। अब उसका नाम क्या है? उसी मेटलॉइड को हम 12th में क्या बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं सेमीकंडक्टर। समझ गए? सेमीकंडक्टर आपको पता है मेटलॉइड की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में मेटलॉइड की जो प्रॉपर्टी उन दोनों के बीच की होती है क्या होती है? कंडक्टिविटी। मेटलॉइड जिसे हम सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं वो इंसुलेटर से ज्यादा होती है और कंडक्टर से कम होती है, तो इसलिए बोलते हैं उसकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच की होती है। अगर हम इसकी बात करें सेमीकंडक्टर की तो उसका ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये बता रहे जब भी ऐसा ग्राफ होता है ये क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी कम होगी। तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी। किसकी? सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर में भी क्या है? बहुत सारे सेमीकंडक्टर हैं, लेकिन दो याद कर लेना, दो सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आएगा जो मैंने बात बताई वो सही है या नहीं। उसमें क्या हो जाएगा? एक आपका सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम, ये दो। समझ में आया? सिलिकॉन और जर्मेनियम
ये दो सेमीकंडक्टर आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे, मतलब इन पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। देखा होगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो आप समझ जाना ये क्या है, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो देखो मेटल बहुत सारे, मैंने आपको सिर्फ दो ही बताए देखा जाए तो, क्या कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड और वो ही बताया, लेकिन मैंने कहा दो ज्यादा यूज होंगे। ऐसे एलॉय भी बहुत सारे, मैंने आपको सिर्फ दो बताया, मैग्नीशियम एंड कांस्टेंटाइन। सेमीकंडक्टर भी बहुत सारे हैं, मैंने आपको दो ही बताए, कौन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो आप इनको याद रखें ताकि आपको दिमाग में रहेगा कि भाई ये सेमीकंडक्टर है, ये एलॉय है, ये मेटल। अब वैसे क्या लगता है दिमाग में, यार कितने मेटल के नाम याद करेंगे, सबके याद करो, कितने एलॉय हैं तो सबको याद करें हम कि भाई ये भी एलॉय, ये भी एलॉय, इस तरीके सेमीकंडक्टर कितने हैं सबको याद करें। तो मैंने तो आपको सिर्फ 6 ही बता दिए, 6 में काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये पता चल रहा है कि अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये सेमीकंडक्टर के लिए तो ग्राफ बना है, लेकिन यही ग्राफ आपका इंसुलेटर के लिए भी, अगर इंसुलेटर की बात करें तो उसका भी ऐसे ही बनाना है। अगर इलेक्ट्रोलाइट केमिस्ट्री में पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइट, अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, जो आपके घर में बैटरी है, जिससे इन्वर्टर में जो बैटरी लगी हुई है, उसमें जो एसिड पड़ा हुआ है H2SO4 प्लस वाटर, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें, H2SO4 प्लस डिस्टिल्ड वाटर, उसका क्या होता है, वो मिक्सचर होता है। तो वो जो है बैटरी का जो एसिड है वो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, उसी की बात कर रहे हैं। तो उसकी बात, तो उनके लिए भी ये ग्राफ है, यानी कि ये ग्राफ का तीनों के लिए होगा, सेमीकंडक्टर के लिए भी, इंसुलेटर के लिए भी, इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी। यदि इलेक्ट्रोलाइट का भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी, इंसुलेटर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी। तो ये तो ग्राफ है ना, बात समझ में आ गया। तो तीनों ग्राफ हो गए, तीन चीज समझ आ गया, इंपॉर्टेंट है, तीनों एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तीनों एनसीईआरटी, इसलिए ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये पढ़ लिया, अब इसके बाद आपको मैं रब कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रुकना नहीं है, मैं वो समझा भी चुका हूँ, बस मेहनत करते रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, समझ गए। वी शैल ओवरकम, बस ही कर दो, वन डे, वो डीप इन माई हार्ट, बस करना ये, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, हो यही कहना, होंगे कामयाब। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, अब आपने जो फॉर्मूला पढ़ा, एल्फा इक्वल्स टू रो2 रो1 डिवाइडेड बाय रो1 T2 माइनस T1, ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो रहा है कि ये जो हमने फॉर्मूला लिखा, अब आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा की वैल्यू मेटल के लिए कैसी होती है, कैसी होती है। एलॉय के 3 ग्राफ बनाए, उन्हीं 3 के अकॉर्डिंग बोलूंगा क्वेश्चन। अल्फा की वैल्यू मेटल के लिए क्या होगी, कैसी होगी, अल्फा की वैल्यू एलॉय के लिए क्या होगी, कैसी होगी, ठीक है, कैसी। और तीसरा यहां क्या करवाया था, सेमीकंडक्टर, उसके लिए क्या होगी। अब ये किसका मीनिंग क्या हो गया, देखो, मेटल के लिए, फॉर मेटल, मैं यहां लिख देता हूं, फॉर मेटल, फॉर मेटल, फॉर मेटल्स, अल्फा इक्वल्स टू लार्ज पॉजिटिव, ये लिखा मैंने, अल्फा इक्वल्स टू लार्ज पॉजिटिव। पहले समझ लेना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको, कतई टेंशन ना लो, ठीक है, एक चीज बता रहा हूं। फिर हमने लिखा एलॉय, कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अल्फा स्मॉल पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव, यानी कि फॉर मेटल अल्फा की वैल्यू लार्ज पॉजिटिव, फॉर एलॉय अल्फा की वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव, और फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव।
इसमें हमने स्मॉल और लार्ज नहीं करा। तो अब इन तीनों का मीनिंग समझना, ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या है, सारे पॉइंट बताऊं, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन भी बताया मैंने कि वो डिस्कस करना कि पोटेंशियोमीटर का वायर हम कांस्टेंट है या मैग्नीन का क्यों लेते हैं, या मीटर ब्रिज का वायर हम कांस्टेंट और मैग्नीन का क्यों लेते हैं, वो भी क्वेश्चन लास्ट में बताऊंगा। अब देखो क्या होता है, अगर हम मेटल की बात करें, बहुत आसान से समझना। तो देखो आपने क्या किया, मेटल लिया, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, यानी कि आपने कहा कि T2 T1 से ज्यादा है, यानी कि जो भी आपका टेम्परेचर था उसकी बात करें T1, उससे ज्यादा आपने कर दिया T2, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। आपने मेटल का वायर लिया, उस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो आपने बोला कि T2 T1 से ज्यादा है, तो ये डिफरेंस कैसा हो गया, यानी कि T2 माइनस T1 क्या आएगा बताओ। अगर T2 T1 से ज्यादा होगा तो ये डिफरेंस पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ, आसान है नहीं भाई। इसकी वैल्यू हो गई 10 मान लिया T2 की, और इसकी वैल्यू कितनी है 10 से कम, तो डिफरेंस तो पॉजिटिव आएगा। या और बढ़ा तो इसकी 50 है, इसकी 30 है, पॉजिटिव हो गया। तो डिनोमिनेटर तो आपका पॉजिटिव हो गया। अब बात आई रो1 रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी नेगेटिव नहीं होती है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू नेगेटिव में नहीं, ऐसे नहीं लिखा होता है कि ये जो मटेरियल है इसकी रेजिस्टिविटी -2.5, ऐसा नहीं होता है, -2.5 नहीं। तो आपका ये रो1 दे रखा होगा, ये भी आपका पॉजिटिव हो गया, तो आपका डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव हो गया। अब जब आपने ये देखा, आपने प्रॉपर्टी आपको पता है, हमने बताया आपको कि मेटालिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। मेटालिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है और शार्पली बढ़ती है, यही तो बताया था, ये ग्राफ बनाया था ऐसा, ऐसे बनाया नहीं बनाया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ऐसे बढ़ती हुई दिखा दिया तो इसका मतलब रो2 हमारा ग्रेटर हो गया रो1 से। ये तो बोल रहे हैं भाई, रो1 इनिशियल रेजिस्टिविटी टेम्परेचर T1 पर, जब टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई, तो इसका मतलब रो2 माइनस रो1 का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो पूरी वैल्यू क्या आ गई आपकी पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। तो हम क्या बोलते हैं कि मेटल्स के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अभी लार्ज और स्मॉल की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ पॉजिटिव, बात समझ। हमने क्या बोला, मेटल्स के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक। अब हम ऐसे क्या कर रहे हैं, कोई वैल्यू ले लिया, जैसे मान लिया कोई वैल्यू हमने ले रहे, बड़ा आसान चीज में देख लेते हैं। यहाँ टेम्परेचर ले लिया हमने T1 कितना ले लिया, T1 ले लिया, इससे स्टार्ट कर देते हैं। इनिशियल रेजिस्टिविटी है हमारी 20 और ये रो2 हो गया हमारा, बढ़ गई ना, तो हमने मान लिया इसको 40, ठीक। ये 20 थी, ये 40। अब ये रो1 की जगह कितना लिखना है हमने 20, बस बड़ा आसान है। रो1 को माना 20 और जब टेम्परेचर बढ़ाया तो रो2 हो गया 40, फिर रो1 की जगह लिखा 20 और टेम्परेचर हमने लिख दिया यहाँ पे T1 था कितना, ऐसे अपनी मर्जी से ले रही है, अपनी मर्जी से। T1 है हमारा 30 और ये जो T2 है ये हमने ले लिया 60, ऐसा ले लिया। अब जरा इसको सॉल्व करके देखते कितना का 40 और ये आया तो हमारा कितना का 20, 40 माइनस 20 और डिवाइडेड बाई 20 और इसका आ गया हमारा ये 60 माइनस 30 आ गया 30, 20 से 20 यानी कि 1/30 आ गया। ये अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है, 1/30 आ गया। इसको हमने ऐसे छोड़ देना। अभी मैं आपको ये वैल्यू निकाला, किस लिए निकाला वो भी बताता हूँ। पहले आपने ये समझ लिया कि अल्फा की वैल्यू मेटल्स के लिए पॉजिटिव आएगी। अब हम बात कर रहे हैं एलॉय की, इसको यहीं पे छोड़ के एलॉय की बात करें तो एलॉय में भी क्या हुआ, हमने T2 T1 से ज्यादा हो गया, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो T2 माइनस T1 पॉजिटिव आ गया। अब रो1 एलॉय है, उसकी भी रेजिस्टिविटी, हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी पॉजिटिव ही होती है, तो एलॉय की रेजिस्टिविटी भी पॉजिटिव है। उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाया तो एलॉय की भी रेजिस्टिविटी बढ़ी, मेटल के टेम्परेचर में कम बढ़ी लेकिन बढ़ी तो हमने लिखा रो2 ज्यादा है रो1 से, ठीक है। तो जब ये डिफरेंस करोगे तो ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब एलॉय के लिए भी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव। भाई जब
टेम्परेचर बढ़ाने पर एलॉय की रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो वो तो पॉजिटिव आएगी हर हालत में। ρ2 की वैल्यू ρ1 से ज्यादा होगी, T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा होगी तो पॉजिटिव ही आएगी। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को हम फिर से पुट करते हैं। ये हमारी मेटल के लिए हो गई। अब यहां पर हम देखते हैं एलॉय के लिए। तो हमने क्या किया, अल्फा, अब ρ1 की वैल्यू हमारा था 20 या कुछ भी मान लो, चलो 20 मान लो। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाया, क्योंकि वो एलॉय था तो उसकी जो रेजिस्टिविटी थी वो टेम्परेचर के साथ बढ़ी तो, लेकिन कम बढ़ी। उसकी क्या हुई, कम बढ़ी। तो हमने लिख दिया 25 हुई उसकी, बढ़ के कितनी हो गई, 20 से बढ़ी, यानी कि ρ1 20 थी, कोई वैल्यू मान सकते हैं, तो ρ2 हो गई 25। अब फिर नीचे क्या लिखा हमने, ρ1 तो हमने लिखा यहाँ पे 20 और टेम्परेचर डिफरेंस हमने इतना ही करा, जितना पहले था उतना ही करा, 60 ले लिया -30, इसमें कोई चेंज नहीं। तो ये वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 25 - 20 हो गई आपकी 5 डिवाइडेड बाई 20 एंड इंटू 30। तो ये आपका हो गया 1 ये आ गया 5 × 5 और ये हो जाएगा 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20 इंटू 30। तो ये आपका आ गया 1/4 को 0 से मल्टीप्लाई करा ये, और 4 थी 120। तो अगर आप इस अल्फा की वैल्यू देखो, ये आपकी किसके लिए आई, ये आपकी आई एलॉय के लिए, ये एलॉय, ये किसके लिए आई, आपकी मेटल्स के लिए। बहुत आसान है, ऐसा कुछ घबराना कुछ नहीं है, ठीक है। इसकी तो वाट लगा देना, ये बोल रहा है, इसकी तो कैसे नहीं आएगा इसकी। अब आप खुद देखो, इनमें से इस अल्फा की वैल्यू, ये एलॉय के लिए है, अल्फा ए लिख दिया, ये अल्फा एम, बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा लग रही है भाई। ये 1/30 है और ये 1/120 है, तो इसकी वैल्यू तो कम आएगी तो पॉजिटिव ही आएगी, इसकी भी पॉजिटिव आएगी, इसकी भी पॉजिटिव। लेकिन इसकी वैल्यू बड़ी है, अल्फा एम की वैल्यू पॉजिटिव, अल्फा ए की वैल्यू पॉजिटिव, बट अल्फा एम की वैल्यू अल्फा ए से ज्यादा। तो इसीलिए हम बोलते हैं the value of temperature coefficient of resistivity for metal is large positive and for alloy small positive। क्या स्मॉल पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव इसकी भी आएगी, पॉजिटिव इसकी भी आएगी, लेकिन इसकी ज्यादा पॉजिटिव यानी ज्यादा बड़ी वैल्यू, इसकी कम। अब क्या होगा, किसी का मान लो, इसी के अकॉर्डिंग को बोले किसी का आंसर है 50 और किसी का 30, तो 50 भी पॉजिटिव है, 30 भी पॉजिटिव। लेकिन हम 50 वाले क्या बोलेंगे कि इसकी लार्ज पॉजिटिव है, 30 वाले बोले स्मॉल पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव। बस समझे, इसीलिए अल्फा की। तो अब आपसे एग्जाम में पूछा गया था, उन्होंने वो बोले, क्वेश्चन समझना देखना, क्वेश्चन भी बता साथ। उन्होंने कहा कि नेम द मटेरियल व्हिच हैविंग लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये पूछा, बताना है मटेरियल का नाम। नेम द मटेरियल which having large positive value of temperature coefficient of resistivity। पकड़ो आप इसकी large positive value, ये बोला small positive value of temperature coefficient of resistivity अल्फा, तो इसकी बात हो गई। अब मेटल में मैंने आपके दो नाम बता दिए, दो नाम, दो हीरो। कौन है, अमिताभ बच्चन है, धर्मेंद्र। कौन है मेटल में, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। बात समझ में आ गई। एलॉय में भी बता दिए, एलॉय की कैटेगरी के दो हीरो, कौन, कांस्टेंट है ना, मैग्नीन। बात समझ आ गई। और सेमीकंडक्टर में दो हीरो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, याद रखना। ये हो गया आपका, ठीक। अब इसको कर देते रब। अब समझ में आ गया, ठीक। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, इनको करना है, इन डेरिवेशन को, इन कॉन्सेप्ट को करना है बेटा, बोर्ड का एग्जाम है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो देखो आपने क्या करा, सेमीकंडक्टर ले लिया सिलिकॉन जर्मेनियम में, तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो T2 ग्रेटर देन T1, भाई आपने जो T1 टेम्परेचर था उससे ज्यादा बढ़ा दिया टेम्परेचर, तो ये तो फिक्स हो गया हमारा कि भाई T2 T1 से ज्यादा होगा। तो जब T2 T1 से ज्यादा होगा तो ये डिफरेंस T2 - T1 क्या होगा आपका, पॉजिटिव। ये तो पॉजिटिव आ गया। अब भाई चाहे सेमीकंडक्टर हो, कोई मटेरियल, उसकी रेजिस्टिविटी नेगेटिव नहीं होती, तो ρ1 की वैल्यू भी क्या होगी, सिलिकॉन जर्मेनियम की बात करें, वो भी क्या होगी आपकी पॉजिटिव।
तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब आते हैं न्यूमरेटर पर, इसको हटा देता हूं। अब आए न्यूमरेटर पर, तो जब टेम्परेचर बढ़ाया तो अभी क्या प्रॉपर्टी बताया, क्या ग्राफ समझाया कि सेमीकंडक्टर का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, यानी कि ये ρ2 ρ1 से कम, यानी कि ρ1 जितनी थी मान लो 20 थी, तो टेम्परेचर बढ़ाया सेमीकंडक्टर का, ये कोई वैल्यू ले लो, ऐसा नहीं आप सोचोगे सबकी 20 बता दे रहे, ऐसा कुछ नहीं। ρ1 की वैल्यू ले लिया 10, अब टेम्परेचर बढ़ाया तो ρ2 10 से ज्यादा होने की जगह क्या हो गया, और होगी 7, कम होगी नहीं होगी, जब कम हो गई तो डिफरेंस क्या होगा, ρ2 माइनस ρ1, इसमें 10 ρ1 की जगह लिखोगे और इसकी जगह 7। ये वैल्यू मैं सपोज मान लो वो कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि इसी की वैल्यू होती है, तो क्या होगा, डिफरेंस कैसे आएगा, 10 में से जब ये माइनस करोगे 7 तो डिफरेंस आपका नेगेटिव आ जाएगा, तो न्यूमरेटर तो आ गया नेगेटिव। अब न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो अल्फा की वैल्यू तो आपकी नेगेटिव ही आएगी। तो हम क्या बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो कैसी होती है, वो होती है नेगेटिव। अब इसमें स्मॉल और लार्ज वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि उसमें तो क्या था, मेटल की भी बढ़ रही थी, एलॉय की भी बढ़ रही थी, मेटल की तेजी से बढ़ रही थी, एलॉय की धीरे बढ़ रही थी, तो मेटल की ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी और एलॉय की कम पॉजिटिव आ रही थी। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ है नहीं, तो इसमें से हम बोलेंगे कि सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, नेम द मटेरियल विच हैविंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। बताओ ऐसा मटेरियल जिसकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो बताओ किसको बताओगे, कौन से दो हीरो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, बस तो याद कर लेना है, उन्हीं 6 को रट लो। मेटल वाले 2 एग्जांपल है, एलॉय और सेमीकंडक्टर वाले, हो गया, इतना क्लियर हो, ठीक। अब ये चीज, तीनों चीज समझ में आई, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव बता के आपसे वो मटेरियल पूछ सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि मैग्नीन और कांस्टेंटाइन 2 एलॉयज, या उन्हें एलॉय भी नहीं बोलेंगे, उन्हें मैग्नीन और कांस्टेंटाइन बोलेंगे, कहेंगे बताओ इनके टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू कैसी होती है, तो आपको क्या लिखना है, कैसी होती है, स्मॉल पॉजिटिव। अगर उन्होंने बोला उन्होंने बोले सेमीकंडक्टर नहीं बोले, सिलिकॉन और जर्मेनियम बोलेंगे इनकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू कैसी होती है, तो आप बोलोगे स्मॉल नेगेटिव, सॉरी इसकी वैल्यू कैसी होती है, तो आप बोलोगे नेगेटिव, इसमें से स्मॉल और लार्ज नहीं होता। तो उन्होंने बोल दिया सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है, तो ये हो गया। अब मैंने आपको जो क्वेश्चन बोला था कि आप जब लैब में जाएंगे आपको पोटेंशियोमीटर मिलेगा, आपको मीटर ब्रिज मिलेगा, तो उसका जो वायर होता है वो कांस्टेंटाइन और मैग्नीन का क्यों होता है, इसलिए होता है। तो अगर आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाई द वायर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज इज मेड अप ऑफ कांस्टेंटाइन एंड मैग्नीन, उनका क्यों बना होता है, तो आपको लिखना है उसका आंसर, बिकॉज the value of temperature coefficient of resistivity of constantan and alloy is small positive। क्या लिखना है, स्मॉल पॉजिटिव। अब आपको लग रहा है यार ये स्मॉल पॉजिटिव और लार्ज पॉजिटिव, इससे आंसर का क्या मतलब, अब स्मॉल पॉजिटिव लिख दिया, इससे क्या मीनिंग हुआ, इससे मीनिंग ये हुआ कि जिसकी वैल्यू लार्ज पॉजिटिव होगी, यानी कि अल्फा की वैल्यू लार्ज पॉजिटिव, वो ये बताती है कि उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी में तेजी से वेरिएशन आएगा, और जिस मटेरियल की अल्फा की वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव होगी उससे ये पता चलेगा कि उस मटेरियल की अल्फा की वैल्यू में वेरिएशन तो आएगा लेकिन धीरे और कम वेरिएशन आएगा, कम वेरिएशन आएगा। तो आप खुद बताओ, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको कैसा मटेरियल चाहिए, आपको तो ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी वैल्यू में वेरिएशन बिल्कुल ना हो। भाई आप कोई कंपोनेंट लगाते हैं, आप सोचते हैं मैं 10 ओम की रेजिस्टेंस लगाता हूं, तो आप तो सोचोगे 10 ओम की लगाए 10 ही की रहे, लेकिन क्या होता है अगर सपोज कर लो ऐसी कंडीशन है, वो कह रहा है इसकी रेजिस्टेंस फिक्स नहीं रहेगी, इसमें तो चेंज आएगा, तो आपको कोई चेंज ऐसा नहीं हो सकता फिक्स ही रहे, तो बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको ठीक है तो ऐसा कर लेते हैं कि चेंज हो तो थोड़ा कम चेंज हो, क्योंकि अगर एक्सपेरिमेंट करते टाइम उसमें जो कंपोनेंट लगे अगर उन्हीं की वैल्यू तेजी से चेंज होने लगी तो वो
एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट करेंगी। आप खुद सोच सकते हो, अगर उन्हीं की चीजों में वेरिएशन आने लगेगा तो फिर क्या होगा, तो रीडिंग कहां से आएगी सही। इसीलिए हम कांस्टेंटाइन और मैग्नीन का वायर यूज करते हैं, जबकि देखा जाए तो कांस्टेंटाइन और मैग्नीन के कंपैरिजन में कॉपर एल्युमिनियम ज्यादा गुड कंडक्टर हैं, लेकिन फिर भी उनका वायर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जब वो एक्सपेरिमेंट करते टाइम वो वायर गर्म पड़ते हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी में तेजी से चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। किसके में, अगर हम बात करें कॉपर। अब गर्म तो ये भी पड़ते हैं मैग्नीन और कांस्टेंटाइन के, इनकी भी रेजिस्टिविटी चेंज होती है, लेकिन इनकी रेजिस्टिविटी में वेरिएशन कम होता है, क्योंकि इनकी अल्फा की वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव होती है। किसकी, एलॉय की स्मॉल पॉजिटिव होती है, तो उनकी वैल्यू में यानी कि अल्फा की वैल्यू में वैल्यू जो है अल्फा की वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव है। तो इसीलिए उस मटेरियल यानी कांस्टेंटाइन एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है उसमें वेरिएशन भी कम होता है। इसीलिए उसमें पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज में कांस्टेंटाइन और मैग्नीन का वायर यूज किया जाता है। इतना समझ में आया। तो आज का टॉपिक, आज का जो यहीं ख़त्म हो रहा है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, उससे आप मेरे जो आगे के लेक्चर हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, तो आप उनको साथ में करते चले जाएंगे। और कोई प्रॉब्लम है आपको किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। मैं उसका सॉल्यूशन जो भी होगा, अगर कोई बड़ा टॉपिक होगा तो एक वीडियो बना दूंगा, और अगर कोई छोटा क्वेश्चन है आपका तो मैं किसी लेक्चर में ही उस क्वेश्चन का आंसर आपको दे दूंगा। तो आगे पढ़ते रहें, जैसे मैं बोलता हूँ आपसे कि मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।